सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। माय डियर, पिछली 6-7 क्लासेस में आपने जो ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी सीखी हैं, अब आप अचानक पेपर में उन प्रॉपर्टीज़ को देखोगे तो वो क्वेश्चन की फॉर्म में ही तो होगी। तो क्वेश्चन की फॉर्म में अगर आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस अवेलेबल हो और आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे हों, हालांकि जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गई है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा और एक रिवीजन पहले आपको मिल जाए तो मेरे ख्याल से कंठस्थ हो जाएंगे। और कंठस्थ करने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको जब ये पूरी ज्योमेट्री पढ़ाई जाए तो ऐसे ही बहुत सारे पीएनजी लगा के क्वेश्चंस करा दिए जाएँ ताकि आपकी तबीयत खुश हो जाए। और वैसे ही मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि आपने इतने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, मुझसे पूरा सिलेबस पढ़ा है, तो मैं कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रैक्टिस क्लास देने वाला हूँ। एक समय था जब आपको पता है कि मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब मैं इतना टाइम देना चाह रहा हूँ, तो साथ में कोशिश करो फटाफट फिर दोबारा से जोड़ लो उन सबको जो ई एकेडमी पर सही मायने में डिटेल में मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं। आप लोगों ने पर्सनल मैसेज किए मुझे कि सर ज्योमेट्री पढ़ के ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले पूरे पेपर में ज्योमेट्री अटेंड करेंगे। तो चलो आज ज्योमेट्री अटेंड करते हैं। मैं आपको दूंगा हर सवाल के अंदर सोचने के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड। उस 10 सेकेंड के अंदर आप सोचो और अगले 5 सेकंड के अंदर मैं आपको समझा दूं कि ये क्यों ऐसा होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं ज्योमेट्री में प्रैक्टिस के लिए। आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखना सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। अब ये भाषा अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो क्या कह रहा है? द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ perpendiculars of a triangle called, मीन्स थ्योरी अगर आप क्वेश्चन की समझ पाएंगे तो सीधा आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, फिर 4 ऑप्शन आपके लिए मैटर करते हैं। तो आपके पास किसी ट्राइंगल की मैं बात करूं, कोई भी ट्राइंगल ABCD, ABC मतलब इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो क्या लिखा है, शीर्ष लंब यानी कि शीर्ष से गिरने वाला लंब यानी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स। आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराया, मात्र एक परपेंडिकुलर से तो काम चलेगा नहीं, लंबों का लंबो मतलब एक और शीर्ष लंब होना चाहिए। तो हमने एक शीर्ष लंब यहाँ से भी गिरा दिया। अब प्रतिच्छेद होने का मतलब है लंबों का प्रतिच्छेद होना, तो वो यहाँ पे होगा और इस प्रकार बनेगा एक केंद्र जहाँ पर हम कह सकते हैं कि शीर्ष लंब प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और शीर्ष लंब प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इसी के अंदर से शब्द निकाल लो ना, लंब दे रहा है केंद्र, लंब दे रहा है केंद्र, तो क्या कहलाएगा? लंब केंद्र। सो दिस इज व्हाट आई कैन से अ सिंपल रिवीजन ऑफ द कंसेप्ट्स यू स्टार्टेड। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्योंकि भाई मेरे पास हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ तो अभी अन्याय हो रहा होगा कि सामने के सामने हिंदी दिख रहा है। इन इंग्लिश आई एम टेलिंग यू व्हाट इट इज। क्वेश्चन है त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स। ठीक, अब पहला ऑप्शन क्या है? त्रिभुज का केंद्रक यानी कि इन इंग्लिश सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा लंब केंद्र, एंड दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश ऑर्थो सेंटर। तो इसका मतलब है केंद्रक तो नहीं है। और त्रिभुज का परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर, नो। त्रिभुज का लंब केंद्र तो मैं बोल ही रहा हूं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये कहूं इस सवाल का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन सी होगा। और त्रिभुज का अंतः केंद्र की अगर मैं बात करूं तो वो इन सेंटर होता है। सो माय डियर, आपको अच्छे से मैंने बताया था कि अगर एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, देखो हमारा यहाँ मोटिव क्या है? हमारा मोटिव एक सवाल को सॉल्व करके फ्री होना नहीं है। इस सवाल के साथ और फ्री में क्या मिलता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्री मिलती है नॉलेज। एक सवाल के अंदर अगर हम कहें कि लंब केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो वो अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो अंदर, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है तो बाहर, और अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो वर्टिकल पॉइंट ऑफ 90 डिग्री, है ना? तो दैट इज क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी।
व्हाट द सेकंड क्वेश्चन इज, त्रिभुज की मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो मध्यिका क्या करती है, आधार को समद्विभाजित करती है। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। तो माय डियर, अगर हम मध्यिकाओं की बात करें किसी ट्राइंगल की, तो सबसे पहले बेस जो भी आप यूज कर रहे हैं जिसपे मध्यिका गिरा रहे हैं उसको दो समान भागों में बांट दिया आपने, और यहां आपने इसे डिवाइड कर दिया। अब उसने बोला मध्यिकाओं, मतलब फिर प्लूरल वर्ड है, मीडियंस, तो एक और मीडियन चाहिए होगी आपको। फिर आपने एक मिड पॉइंट ले लिया साइड का और अपोजिट वर्टेक्स से आपने यहाँ गिराया ऐसे। और मध्यिका की जरूरत ही क्या है, फिलहाल आपको दो मध्यिकाओं ने भी प्रतिच्छेद कर दिया तो मध्यिकाओं हो गया। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियंस कॉल्ड, मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको मैंने पढ़ाया होगा, ये कहलाता है केंद्रक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉइड। अभी सवाल आसान है इसलिए मैं ही करवा रहा हूँ और आप लोग तो शायद पढ़कर ही आंसर दे रहे होंगे। रिवीजन करवा रहा हूँ कि आपको समझ आना चाहिए कि कौन सी बात के साथ क्या चीज़ फिगर से कनेक्टेड है। तो माय डियर, आपका ट्राइंगल के अंदर मीडियंस का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मांग रहा है, तो क्वेश्चन की भाषा होनी चाहिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, और ऑप्शन ए की इंग्लिश होनी चाहिए सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, बी की होनी चाहिए सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, सी की होनी चाहिए ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, और फोर्थ की होनी चाहिए इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो माय डियर, आपने क्या बनाया, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल मतलब केंद्रक, अर्थात आपके सवाल का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। आई होप समझ आ गया होगा। रिवीजन हो रही है, ये क्वेश्चन सेकंड था। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सर, त्रिभुज के कोण अर्धकों का काटन बिंदु कहलाता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर है इसकी इंग्लिश। कोण अर्धक, अर्ध मतलब आधा, आधा कर दे कोण को, ऐसा अर्धक, कोण का अर्धक मतलब त्रिभुज में बाद में जाएं, पहले किसी कोण की बात करें तो उसका अर्ध करना, आधा करना, बाइसेक्ट करना, राइट। तो हमने एक अर्धक करना होता तो ये हो गया काम खत्म, लेकिन अर्धकों मीन्स एंगल बाइसेक्टर्स। तो हमको अब ट्राइंगल के अंदर जाके देखना होगा कि एक और एंगल बाइसेक्टर अगर हम खींचेंगे तो वो दूसरे एंगल को दो समान भागों में बांट देगा, जैसे उसने पहले एंगल को दो समान भागों में बांटा। दिस इज कॉल्ड त्रिभुज के कोण अर्धकों का काटन बिंदु। काटन बिंदु मतलब जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। अब याद होगा आपको कि इस समय आप इसे सेंट्रॉइड नहीं बोल सकते पिछले क्वेश्चन के हिसाब से, इसे आप ऑर्थो सेंटर नहीं बोल सकते उससे पिछले क्वेश्चन के हिसाब से। मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर कर गए कि आप इसे लंब केंद्र नहीं बोल सकते, आप इसे केंद्रक नहीं बोल सकते। तो आपके पास दो चीज़ें रह गई, परिकेंद्र और अंतः केंद्र। यहाँ पर जब आप इसे बनाते हैं तो ये हमेशा अंदर ही काटता है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर अंदर जाके ही काटेंगे, बाहर जाके तो कभी काट ही नहीं सकते, क्योंकि एंगल तो इनसाइड की बात हो रही है। तो ये इनसाइड की जैसे ही बात होगी, इनसाइड की, यहीं से आपको मिलेगा इन वर्ड मिलेगा, और इसी इन वर्ड से आप बोलेंगे इन सेंटर, और इन सेंटर को हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्र। सो माय डियर, योर आंसर ऑप्शन डी, दैट इज इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। दिस द थर्ड क्वेश्चन। देखा आपने तीसरे क्वेश्चन के अंदर से आपने जब आंसर देना चाहा तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ने आपको क्लियर कर दिया कि चार ऑप्शन में से दो तो वैसे ही हट गए अमिताभ बच्चन के 50-50 वाले कॉन्सेप्ट में, लेकिन इस 50-50 में भी बच गए थे आपके परिकेंद्र और अंतः केंद्र। एनी हाउ, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि ये तीन क्वेश्चन कैसे हेल्प करेंगे चौथे क्वेश्चन में। जी सर आगे बढ़ा दीजिए, सेम हो गया। त्रिभुज की मध्यिकाएं परस्पर किस अनुपात में काटती हैं? बहुत बढ़िया। आपको अनुपात की बात, अगर मैंने जितनी भी बातें की आपसे, मैंने आपका एंगल बाइसेक्टर भी आपको बहुत डिटेल में बताया, मैंने आपको मीडियंस के बारे में भी बताया, मैंने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बताया, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई उसके अंदर मध्यिकाओं में ही मैंने ऐसा किया जहाँ पर 2:1 का डिस्कशन किया था।
याद होगा आपको। तो जब आपसे बोलता है मध्यिकाएं किस अनुपात में बांटती हैं, तो कोई सा भी त्रिभुज हो, याद रखना है रिवीजन स्पेल के हिसाब से कि त्रिभुज ABC हो और अगर आपने उसकी एक मीडियन ड्रॉ की है तो मीडियन की क्या करती है, बेस एरिया मतलब बेस को 2 समान भागों में बांटती है, आधार को समद्विभाजित करती है। 1:1 का रेशो बोलना होगा तो बेस के लिए बोलना होगा, लेकिन वो बेस नहीं कह रहा है, वो कह रहा है मध्यिकाएं परस्पर, यानी कि एक और मध्यिका चाहिए। अब आपको ये समझना है कि वो परस्पर एक दूसरे को काट रही हैं, जिस बिंदु पर काट रही हैं वहां से आपकी मीडियन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और हमेशा याद रखना कि ये डिस्ट्रीब्यूशन 2:1 के रेशो में ही होता है। सो आपके सवाल का आंसर होना चाहिए आंसर C, थर्ड ऑप्शन जी। सो अगले सवाल की बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में किसका परिकेंद्र बाहर स्थित होता है? पहली बात तो ये पता हो कि परिकेंद्र होता क्या है, फिर बाहर स्थित होने का मतलब क्या है। देखो परिकेंद्र मिलता कैसे है, पहले हम ये सीखते हैं, उसके बाद समझते हैं सवाल का आंसर क्या होगा। इंग्लिश में बोल रहा है इन विच ट्राइंगल दी सर्कम सेंटर विल बी आउटसाइड ऑफ दी ट्राइंगल, और 3 तरह के ट्राइंगल के नाम आपको दे रखे हैं। एक ट्राइंगल का नाम आपको दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का नाम दे रखा है आपको एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल का नाम दे रखा है आपको ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। आपको ये समझना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें अगर आप सर्कम सेंटर को ढूंढेंगे तो वो आपको बाहर मिलेगा। याद होगा आपको, मैंने कई क्वेश्चन कराए तो मैंने क्या कहा था, द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस कॉल्ड सर्कम सेंटर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी में कहूं, किसी समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र ढूंढने की बात करोगे तो वो बाहर भी नहीं है अंदर भी नहीं है। जैसे कोई आदमी दरवाजे की चौखट पे खड़ा हो गया, ना जाके राजी ना आके राजी, यानी कि वो कौन सा दरवाजा, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा अपने घर के दरवाजे में ही देख लो आप, आपकी दीवार की 2 साइड देखो, आप सीधी खड़ी होंगी, बेस देखोगे सीधी, तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, राइट। उसके बिल्कुल दरवाजे पे कोई खड़ा हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि वो किसी बेस पर आके खड़ा हो गया, और वो यहाँ पर हमारा फिलहाल हाइपोटेनियस है। तो इसका मतलब है ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होना चाहिए। तो फिर तीनों का तो सवाल नहीं पैदा होता, मतलब C और D तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब क्या बचा, अधिक और न्यून। न्यून में क्या होता है, जब आप इस भुजा को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करने के साथ लंब समद्विभाजित करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समद्विभाजित तो मध्यिका भी करती है, लेकिन लंब समद्विभाजित करने का मतलब सीधा सीधा एक ही है, 90 डिग्री के कोण पर काटकर 2 समान भागों में बांटे। यहाँ पर हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि ये जो रेखा आगे जाए और शीर्ष को टच करे ना, कोई मोटिव नहीं है हमारा, राइट। ऐसे में हमने 2 रेखाओं को, रेखाखंडों को समद्विभाजित किया, और वो भी लंब समद्विभाजित किया। जब आपने ऐसा किया तो ये अंदर आया, और जब ये अंदर आया तो उस समय क्या सिचुएशन थी, उस समय सिचुएशन थी ये कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, एक्यूट एंगल। इसका मतलब है कि अगर मैं वो जो न्यून कोण त्रिभुज कह रहा हूं उसके अंदर तो जो परिकेंद्र है वो भीतर होगा, लेकिन यहाँ एक शब्द लिखा है क्वेश्चन में बाहर। तो बाहर के लिए अगर आप यही काम यहाँ पे करोगे तो आपको पता लगेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यहाँ जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट हुए तो आप देखो ट्राइंगल के अंदर हुए ही नहीं, और जब नहीं हुए तो जो बाहर वाला है वही परिकेंद्र है, और यही परिकेंद्र इस समय बाहर है, सर्कम सेंटर है। तो आप मुझे बता दो कि आपके ऑप्शन को काटूं कैसे। अधिक कोण त्रिभुज ही इसका आंसर होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ऑप्शन ए। न्यून कोण ट्राइंगल मतलब जो ये था हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और ये था हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, और ये है हमारा ऑब्ट्यूस। तो हमारे सवाल का आंसर आया ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक। तो आपका सवाल हुआ ऑप्शन ए। अगला सवाल क्या होगा, मैं आपके लिए सवाल लिख के छोड़ रहा हूं, आप तब तक सोचेंगे, तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या हो सकता है। नोट कीजिए इसे आप। नेक्स्ट, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार मैं पहले बोलूं
या आप सोचेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। अभी तो मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि जब मैंने यहाँ पर 3 नाम लिखे, उसमें से 7वां क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो गया। परिकेंद्र होता है समकोण त्रिभुज में, बिल्कुल होता है। जब एक्यूट में अंदर होता है, ऑब्ट्यूज में बाहर होता है। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ एक फिगर बनाई थी, और ये जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस था, कर्ण का जो मध्य बिंदु था, वो था क्या? परिकेंद्र था। यानी कि समकोण त्रिभुज में जो मध्य बिंदु होता है, वो परिकेंद्र जो होता है, वो लंब का मध्य बिंदु नहीं, आधार का मध्य बिंदु नहीं, किसका मध्य बिंदु? कर्ण का मध्य बिंदु होता है। कर्ण का मध्य बिंदु होता है। इंग्लिश में बोलूं, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी कि ऑप्शन सी। नोट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे ट्राई। हो गया होगा मेरे ख्याल से अब तक। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहां स्थित होता है? एक तो राइट एंगल ट्रायंगल, फिर ऊपर से ये कहना लंब केंद्र, यानी कि लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि ये लंब है इस पर और ये लंब है इस पर, और ये दोनों लंब हैं एक दूसरे पर। तो प्रतिच्छेद बिंदु अगर ये है तो फिर यही लंब केंद्र होगा। ऑर्थो सेंटर कहां पहुंचा? ये कहां पहुंचा? इसको ध्यान से देखो, कहां पहुंचा? त्रिभुज के अंदर है क्या? नहीं सर, अंदर तो नहीं है। त्रिभुज के बाहर है क्या? सर, बाहर भी नहीं है। उपयुक्त में कहीं नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। है तो त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर, यानी कि दिस इज द पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री, समकोण वाले शीर्ष पर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। वी कैन से द सी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिक कोण त्रिभुज का कौन सा केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है? अभी देखो, आपको मैंने ऐसी घुमा घुमा के सवाल बना रहा हूं आपके लिए। अधिक कोण त्रिभुज के अधिक कोण त्रिभुज का कौन सा केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है? हमें यानी कि बाहर रहना पड़ेगा। अधिक कोण त्रिभुज के बाहर रहना है। अब अधिक कोण त्रिभुज के बाहर रहने वाला मध्यिकाओं की बात अगर करोगे तो वो तो अंदर होता है, यानी कि केंद्रक तो भीतर होता है। तो केंद्रक तो नहीं हो सकता। लंब तो बाहर होंगे। अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो भी बाहर होता है, यहां आ जाता है वो, ठीक। और जो परिकेंद्र होता है वो भी बाहर आता है। मीन्स इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अगर आप बात करें तो परिकेंद्र और लंब केंद्र दोनों बाहर जाते हैं। अब आपके ऑप्शन देखो, उसने परिकेंद्र और लंब केंद्र में आपको कंफ्यूज करने की बात की, दोनों या कोई भी नहीं। अगर आपको ड्राइंग समझ आई हो तो आपको समझ आएगा कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है पूरा, और इसके अंदर अगर हम एक अधिक कोण त्रिभुज बना दें तो फिर आपका लंब केंद्र बाहर चला गया और परिकेंद्र भी बाहर चला गया, यानी कि दोनों। द आंसर इज सी। छोटी सी वीडियो है ये आपकी, ज़्यादा देर की नहीं है, 15, 20, 25, 30 मिनट की होगी हार्डली, और इतने से मिनट में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी। किस त्रिभुज के लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और अंतः केंद्र उसके अंदर ही होते हैं? अंदर रहने के लिए आपको अधिक कोण त्रिभुज छोड़ना पड़ेगा, और तो और समकोण भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि चारों केंद्र की बात हो रही है। चारों केंद्र की बात हो रही है। अगर आप लंब केंद्र की बात करेंगे तो आपका लंब केंद्र एक बार तो यहाँ भी आता है ना, और परिकेंद्र यहाँ भी आता है, यानी कि समकोण आपको छोड़ना पड़ेगा। वो अंदर की बात कर रहा है। किस त्रिभुज के, तो आपने यहाँ से सबसे पहले डिनाई किया समकोण तो नहीं हो सकता। फिर आप बात करते हैं अधिक कोण। जब आप अधिक कोण की बात करते हैं, ये लो मैंने बना दिया यहाँ पे एक अधिक कोण त्रिभुज। जैसे आप अधिक कोण त्रिभुज बनाओगे तो परिकेंद्र बाहर चला जाएगा और लंब केंद्र बाहर चला जाएगा, मतलब ये भी अंदर नहीं हो सकता। तो अधिक कोण और समकोण तो वैसे ही चले गए।
उपयुक्त तीनों बोले तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बचा तो एक ही है ना। तो इसका मतलब है आपको याद रखना होगा कि एक न्यूनकोण त्रिभुज के भीतर ही समस्त केंद्र विद्यमान होते हैं, संगामी होते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। यहां सारी प्रॉपर्टी अगर मैं कहूं तो किस ट्राइंगल से कनेक्टेड है, सिर्फ न्यूनकोण त्रिभुज से ही नहीं, राइट, साथ के साथ समबाहु त्रिभुज से भी। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है कि वो भीतर एक ही बिंदु पर सारे केंद्रों को दर्शा सकता है। इसलिए इसी सवाल के साथ सीख लीजिए, अगर वो पूछे कि त्रिभुज का नाम बताओ तो आपका आंसर होगा एक ही बिंदु पर दिखाई देने वाले समस्त केंद्र समबाहु त्रिभुज में होते हैं, राइट। और यहां पे आपका आंसर है न्यूनकोण त्रिभुज। नेक्स्ट, केंद्रक त्रिभुज की मध्यिकाओं को किस अनुपात में विभाजित करता है? भाई केंद्रक विभाजित करता है ना, और मध्यिकाओं को करता है, तो मध्यिकाएं एक दूसरे को विभाजित करती हैं। मीडियंस डिवाइड ईच अदर, मीडियंस डिवाइड ईच अदर एट अ पॉइंट कॉल्ड सेंट्रॉइड। मध्यिकाएं एक बिंदु पर जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वो केंद्रक है। तो केंद्रक त्रिभुज की मध्यिकाओं को विभाजित भी कर रहा है। विभाजित करने का मतलब हुआ कि ये 1 तो ये 2, ये 2 तो ये 1 और ये 2 तो ये 1। इसका मतलब है ये सवाल का आंसर हुआ 2:1। केंद्रक ने ही एक मध्यिका को विभाजित कर दिया। याद रखना, केंद्रक कभी भी समद्विभाजित नहीं कर सकता, राइट, मध्यिकाओं को। 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। त्रिभुज की मध्यिकाओं का संगामी बिंदु कहलाता है। संगामी मतलब जिस बिंदु पर वो काटते हैं। त्रिभुज की मध्यिकाओं का संगामी बिंदु मतलब जहां पे संगम होता है, मध्यिकाओं का मिलती हैं, क्या नाम होगा उसका? अंतः केंद्र तो नहीं होता, क्योंकि मध्यिकाओं से जुड़ा हुआ है। लंब केंद्र भी नहीं होता, राइट जी। तो ये होता है हमारा परिकेंद्र। पिछले सवाल से ही अगले सवाल में हेल्प मिलती है। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो, मजा आएगा आपको। ऐसी छोटी छोटी वीडियो में बनाता रहूंगा आपके लिए क्वेश्चन के साथ। सम्मुख चित्र में भुजा AB, BC और ACA के मध्य बिंदु हैं FDE। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बताना है। चलो मैं आपको साइन रूल के हिसाब से ही समझा दूं तो आपको समझ आ जाएगा। ये मध्य बिंदु है ना, तो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1। मतलब इसको मैं अगर x बोल दूं, मैं नहीं पढ़ा रहा अभी आपको सिमिलर ट्राइंगल, मैं तो बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको टेक्निक बता रहा हूँ। नहीं आता आपको अभी सिमिलर ट्राइंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। तो पूरे में आपको बताना है कि ये अगर AB है और ये C है और फिर ये क्रमशः FDE, AB में F है और BC में D है और ये E है। आपको तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में जाना है ना। क्वेश्चन तो यही है आपका। DEF का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? चारों ऑप्शन में ABC है तो ABC के ही संबंध में बताना है क्या होगा। भाई सीधी सीधी बात है कि ये जो रेशो है ना, ये सारे के सारे 1 1 1 1 1 रेशो है। इसलिए आपका आंसर जो आना चाहिए, यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था DEF का लिए 1/4, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो दैट शुड बी, हाँ मैंने इसको क्वेश्चन में लिखवाया था 1/3, 1/2, 1/4 और 1/5। तो ये कहीं ना कहीं एक मिस्टेक हो गई है इसमें, क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो आपको सारी, और इन सारों में से कोई आंसर है भी नहीं। तो मैं इसको करेक्शन करवा देता हूँ यहीं की यहीं। ये 1/3, 1/2, 1/4 और 1/5 है। तो हम यहाँ पर इसको 1/4 बोलेंगे। तो ये जो होगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के बराबर होगा। क्यों होगा? एक बार आप साइन रूल लगा के देखना, आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको ये पढ़ा रखा है साइन रूल से, राइट। या फिर आप यूँ याद कर लो कि सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनने वाला जो त्रिभुज होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 भाग होता है। ये चीज़ आपको सिमिलर ट्राइंगल में और बेहतर समझ आएगी। फिलहाल बिना सिमिलर ट्राइंगल के अगर करना हो तो हाफ इंटू में x इंटू में z
इंटू में साइन ए अपॉन हाफ इंटू में 2x इंटू में 2z अपॉन साइन ए। तो आप देखोगे कि आपको बार बार यही चीज़ देखने को मिलेगी कि x से x z सेट करके मतलब बार बार 1/4 आएगा। तो जब ये पोर्शन 1/4 आएगा, ये पोर्शन 1/4 आएगा, ये पोर्शन 1/4 आएगा, तो ये भी 1/4 ही बचेगा, क्योंकि 4 टुकड़े हुए और 3 टुकड़ों में 1/4 दिखाई देगा, तो चौथे को बाई डिफ़ॉल्ट 1/4 ही बोलेंगे। 2 क्वेश्चन और करते हैं, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस त्रिभुज के केंद्रक, परिकेंद्र, लंब केंद्र तथा अंतः केंद्र परस्पर संपाती होते हैं, मतलब एक ही बिंदु पे दिखाई देते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें इन सभी केंद्रों के जो बिंदु होता है वो संपाती हो जाता है, क्योंकि यहीं पर आपका लंब है, यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही आपका परपेंडिकुलर है और यही आपका एंगल बाइसेक्टर है। तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही ऐसा होता है कि वो एंगल बाइसेक्टर को भी फॉलो कर लेता है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को भी फॉलो कर लेता है, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर का भी बाइसेक्टर हो जाता है। तो लंबार्धक भी इसके अंदर आ जाते हैं, और लंबार्धक आने के साथ साथ मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु भी आ जाता है। तो सारी की सारी चीज़ें इन्हीं लाइन सेगमेंट से ही क्लियर हो जाती हैं। तो समबाहु त्रिभुज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, किस त्रिभुज में शीर्ष, लंब, कोण अर्धक, मध्यिका और लंबार्धक ये चारों समान होते हैं? सेम है, बस पूछने का तरीका वही है, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट, त्रिभुज के अंतः केंद्र से भुजाओं पर डाले गए लंब को कहते हैं। मतलब पहली बात तो है कि आपका एक ट्राइंगल है, उसका एक आपने अंतः केंद्र बनाया, इस अंतः केंद्र से आपने विपरीत भुजा पर लंब डाला, इस लंब को हम बोलते हैं स्मॉल आर, और स्मॉल आर को हम इंग्लिश में बोलते हैं इन रेडियस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंतः त्रिज्या। सो द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम इज इन रेडियस, अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, ऑप्शन बी। त्रिभुज के परिकेंद्र से शीर्षों तक की दूरी क्या होती है? परिकेंद्र मतलब सरकम सेंटर। अगर आपका सरकम सेंटर ये है और ये डिस्टेंस आपको बताया जा रहा है सरकम सेंटर से, तो इसे हम बोलते हैं कैपिटल आर, और कैपिटल आर का मतलब होता है सरकम रेडियस, अर्थात परित्रिज्या, या फिर परिवृत्त की परित्रिज्या, यू कैन से। ऑप्शन ए। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या होती है। अगर आप समकोण त्रिभुज में, जैसे आपने ये एक समकोण त्रिभुज बनाया और ये इसका परिवृत्त है, तो इसकी परित्रिज्या कहाँ मिलती है? ये, दिस इज द सर्कम रेडियस आर, आर एंड आर। अब ध्यान से देखिए कि ये आपका व्यास है, राइट, और व्यास का आधा, और ये व्यास ही आपका कर्ण है। यानी कि समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या की लंबाई होती है वो कर्ण के आधे के बराबर होती है। दैट मीन्स कर्ण की आधी, ऑप्शन बी। वन मोर क्वेश्चन। यदि ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, अब देखिए आपको एक परिकेंद्र है तो पहले सर्कल बनाओ और सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ट्राइंगल के वो परिधि पर लिखो, ए, बी और सी। और कह रहा है कि ओ इसका परिकेंद्र है, तो हमने ओ लिख लिया, ठीक। एंगल ओ बी सी 35 डिग्री है, ओ बी सी मतलब ये वाला एंगल, ये 35 डिग्री है। पूछ क्या रहा है? एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो सर्कल है ना, इसकी ये रेडियस है, आर है,
तो ये समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं, तो अगर ये 35 डिग्री हुआ तो ये भी 35 डिग्री होगा। जब ये 35 है और ये 35 है तो ये 70 हो गया और बचा कितना 110। और परिकेंद्र पे बनने वाला कोण विपरीत चाप पर बनने वाले कोण का दुगना होता है, दुगना, यानी कि 110 जो है वो डबल है किसका, ट्वाइस ऑफ एंगल BAC का जो डबल है वो 110 डिग्री के बराबर है और आपको बताना है एंगल BAC। तो आंसर कितना आया 55 डिग्री। तो बच्चे एक छोटा सा एक ट्रायल था आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराने के लिए। बहुत आसान सवाल थे मुझे मालूम है, लेकिन ये चीज़ें आसान लगती तभी हैं जब मुश्किल तरीके की बातें भी आपको समझ आ गई हों। हमने इतनी बातें डिटेल में सीखी हैं कि अब ये सवाल आसान लगने लगे हैं, और अगर सही मायने में आपको आसान लगने लगे हैं तो ये सिर्फ सवाल उस बच्चे से पूछो जिसने अभी तक ज्योमेट्री कहीं नहीं पढ़ी, आपको ये जवाब देते हुए बड़ा परेशान मिलेगा। अगर आप परेशान नहीं हैं तो आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया है, और इस बढ़िया नॉलेज के लिए आप समझते हैं कौन जिम्मेदार है, आपकी मेहनत और कुछ नहीं। मैं तो अपने बारे में बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा तो काम है। Thank you. God bless you. See you in the next class with same continuity of the concept of geometry by Dilip sir.